ओके जी, वेलकम बैक। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पहले इसको छोड़ा था। रिकैप ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का इससे पहले जो हमने आपको बताया था कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ ये जो अच्छा, ये मैं इससे पहले जो आपको बता रहा था कि उसमें सोशल कॉस्ट और एक्सटर्नैलिटीज़ का जो है कॉन्सेप्ट था उसके अंदर, कि जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है उसको जो पे करना चाहिए किसको, सप्लायर को, और जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं उसको सब्सिडाइज करना चाहिए किसके लिए, ये कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर का ताल्लुक जो होगा डिमांड से होगा और प्रोड्यूसर का ताल्लुक जो होगा वो सप्लाई से होगा। और ये जो मॉनेटरी कॉस्ट होती है टोटल, जिसके अंदर सोशल कॉस्ट शामिल नहीं होती है, ये एक्चुअली ये प्राइवेट कॉस्ट जो है वो कहला रही होती है। तो इसमें यही है, फॉर एग्जांपल कि ये दिस इज़ एन हाइपोथेटिकल graph of market for gasoline or petrol, whatever you say. Supply curve shows private cost, the cost directly incurred by seller. This is the private cost, which doesn't include any social cost. और इसी तरह से ये जो है इसके अंदर डिमांड कर्व है, जो कि उसकी प्राइवेट वैल्यू को ज़ाहिर कर रहा है। और ये जो है मार्केट एक्लिबियम है, जहाँ पर मैक्सिमाइज हो रहा है सबसे ज़्यादा जो टोटल जो होगा इसका प्रोड्यूसर सरप्लस का और कंज्यूमर सरप्लस का। ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये मार्केट प्राइस है $22.5, तो एरिया अंडर द डिमांड कर्व ओवर द प्राइस लाइन इज कॉल्ड consumer surplus, and similarly the area over the supply line but under this price line, this is called, or that area of triangle is called प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है। तो इनका प्रोड्यूसर सरप्लस जो होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा अगर ये एफिशिएंटली मार्केट के अंदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सप्लाई है प्राइवेट कॉस्ट की। ठीक है। अब इसमें जाहिर है कि एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है, वैल्यू ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बाई स्टैंडर्ड्स। इसमें ये जो प्राइवेट कॉस्ट है इसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है। अगर ये कॉस्ट इसके अंदर शामिल हो जाए तो व्हाट गोना हैपन। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट क्या है, जो हमने कह दिया कि ये एक जो है इसका जो एमिशन जो होता है, जाहिर बात है गैसोलीन को यूज़ किस तरह से किया जाता है, किसको जलाया जाता है, और फिर जिसके जलाने की वजह से इसका जो स्मोक वगैरह जो भी ऊपर उठता है, तो वो जो है $1 पर गैलन जो है ये लोगों को हार्म करता है। फॉर एग्जांपल कि ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है। तो सोशल कॉस्ट क्या होगी, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नैलिटीज़ या एक्सटर्नल कॉस्ट। ये जनाब जब इसमें ऐड की जाएगी तो फिर ये आ जाएगी आपकी टोटल सोशल कॉस्ट। ठीक है। जो कि हमने बताया था कि ये इसको जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल ये 2.5 के ऊपर ये वाला पॉइंट था जहाँ ये, अब इसमें जो है $1 का जो है वो इजाफा हो गया, तो ये 2.5 से ऊपर जाके ये 3.5 हो गई है। ये सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया है। तो एट द सेम प्राइस अगर हम देखें, जैसे 2.5 था पहले था, तो उसके ऊपर जो सप्लाई पहले तो ये 25 हो रही थी, लेकिन अब जो होगी इस प्राइस के ऊपर कितनी होगी, 15 होगी सिर्फ। इसका मतलब ये है कि पहले जब इसमें सोशल कॉस्ट शामिल नहीं थी तो ये ज़्यादा पे कर रहा था या ये ज़्यादा सप्लाई कर रहा था एज इट शुड बी, विच इंक्लूड सोशल कॉस्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जनाब ये इसके ऊपर डिमांड के ऊपर। ठीक है। सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी क्या है, ये 20 है। इसलिए कि अब जो सोशल कॉस्ट का जो सप्लाई लाइन है जिसमें सोशल कॉस्ट शामिल है, उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं वो इसको यहाँ पर कट कर रहा है डिमांड को इधर, जिसमें प्राइस जो है वो $3 है और क्वांटिटी सप्लाई जो या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है या सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी जो है वो 20 गैलन्स का है। ठीक है। अच्छा, अगर ये 20 गैलन से अगर कम है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सोशल कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन अगर जो है क्या कहते हैं ये क्वांटिटी 20 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये द सोशल कॉस्ट ऑफ द लास्ट गैलन इज़ ग्रेटर देन इट्स वैल्यू, कि सोशल कॉस्ट जो है वो उसकी वैल्यू से ज़्यादा पे जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। जो कि अमीन अगर सोशल कॉस्ट शामिल ना की जाए तो फिर वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन ये है कि जब सोशल कॉस्ट शामिल की गई है तो फिर क्या कर रहा है वो, जितना सोशली उसको प्रोड्यूस करना चाहिए वो सिर्फ उतना प्रोड्यूस कर रहा है।
मार्केट इक्विलिब्रियम कितना है 25, जब इसके अंदर सोशल कॉस्ट शामिल नहीं थी, इज़ ग्रेटर देन द सोशल ऑप्टिमल पॉइंट Q20। यही आपको बताया गया था इससे पहले कि जनाब कि ये जो प्रोड्यूसर क्या करता है, सोशल कॉस्ट को बेयर नहीं करना चाह रहा होता, बल्कि सोशल या ऑप्टिमल पॉइंट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पर यही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि ये कॉस्ट कौन बेयर करेगा, कैसे किया जाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इसको यहाँ प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, और ये कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, जबकि ये सोसाइटी को हार्म कर रही है। तो क्या किया जाता है जनाब, इसके ऊपर पहला सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स इम्पोज करती है वो द सेम अमाउंट, जी उस अमाउंट से कि जिस अमाउंट से ये जो है वो कर रहा था। क्योंकि इससे पहले हमने एक हाइपोथेटिकली यही कहा था कि जनाब कि ये जो हार्म कर रहा है वो $1 पर गैलन के लिहाज से जो है कर रहा है ये। तो इसी वजह से उसकी प्राइस जो थी, जो पहले कुछ और थी जो कि ये थी, अब ये बढ़ के इतनी हो गई है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहला सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट क्या करती है, उतने से टैक्स लगाती थी, ताकि ये जो टैक्स लगेगा ये फिर इनके जो है बेनिफिट के ऊपर दोबारा खर्च किया जा सकता है। या फिर दूसरी सूरत ये है कि ये लोग कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे कि जनाब कि जिसके अंदर पोल्यूशन कम से कम हो, ताकि जो है फिर वो टैक्स भी जो है वो कम पे करें, टैक्स को वो अवॉइड कर सकें। इस तरह के जो टैक्स को या इस तरह की जो कंपनसेशन होती है उसको हम इंटरनलाइजिंग दी एक्सटर्नैलिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ये मैं इसको दोबारा आपको थोड़ा सा बता दूं कि जनाब कि ये एक सप्लाई कर्व है जिसके अंदर ये प्राइवेट कॉस्ट के ऊपर है ये, और डिमांड भी प्राइवेट कॉस्ट के ऊपर है। अभी हम सपोज करते हैं कि जनाब के नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि ये कॉस्ट इसमें शामिल नहीं की गई है, लेकिन टोटल कॉस्ट जो सोसाइटी को पड़ रही है वो यहाँ ये पड़ रही है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से क्या करती है गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर टैक्स लगा देती है। राइट, टैक्स लगा देती है ताकि जो है वो इसको जो है ये जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है इसको मिनिमाइज कर सके या इसको ख़त्म कर सके। इसको प्रोसेस को हम इंटरनलाइजिंग दी एक्सटर्नलिटी कहते हैं। अच्छा, ये क्या है इसकी डेफिनेशन, ऑल्टरिंग इंसेंटिव सो दैट पीपल टेक अकाउंट ऑफ द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ देयर एक्शंस। अच्छा जी, हाँ, प्रीवियस एग्जांपल में क्या था कि $1 पर गैलन टैक्स जो है वो सेलर को किया जाता है, क्योंकि ये सोशल कॉस्ट के इक्वलेंट है। गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया और इतना, क्योंकि ये सोशल कॉस्ट जो है वो सोसाइटी बेयर कर रही है $1 पर गैलन, तो उसके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया जाता है। और इस अजम्पशन के साथ कि नहीं जनाब कि ये लोग जो हैं वो इसी को खर्च करेंगे, उनकी जो बेनिफिट है उसी के ऊपर खर्च करेंगे। अच्छा जी, when market participant must pay social cost to market equilibrium matches the social equilibrium। अब यह है कि जो उसके ऊपर हमने देखा था कि सेम प्राइस जो है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मार्केट वो जो शिफ्ट हुआ है और पूरा एक मैकेनिज्म चलेगा कि जनाब कि कहाँ पर ये एक जो है वो सरप्लस क्रिएट हुआ है और कहाँ पर जो है वो शॉर्टेज क्रिएट हुई है। इस तरह से जो मार्केट जो क्लियर होगी वो किसके ऊपर होगी, वो जो 20 जो क्वांटिटी थी उसके ऊपर क्लियर होगी। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये मैंने बता दिया आपको जी। कोई कुछ कह रहा है? ये हमने एक आपको बताया कि पहले नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को कैसे जो है ये कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये इसके ऊपर था, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के लिए कि इंटरनलाइजिंग दी एक्सटर्नैलिटीज़ को कैसे इन्होंने गवर्नमेंट ने टैकल किया है। राइट जी, होल्ड कीजिए किधर। ओके जी, ये गुजर चुके, अब आ जाते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के ऊपर। इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी द सोशल वैल्यू ऑफ गुड इंक्लूड। ठीक है, वहाँ पर जो थी हमने जो सप्लाई और उसके लिए जो सप्लाई और जो प्रोड्यूसर के लिहाज से या उसके जो करस्पॉन्डिंग जो चीज़ होती है उससे जो रिलेटेड होती है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इसलिए कि जो सप्लाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट हो रही होती है, और
डिमांड को जो है हम उसको वैल्यू के तौर पर कहते हैं कि जनाब जैसे हमने कहा था एक प्राइवेट कॉस्ट है और सोशल कॉस्ट है, इसी तरह से अगर हम डिमांड के जो है करस्पॉन्डिंग देखेंगे चीज़ों को, तो उसमें जो है ये वैल्यू कहलाएगी कि प्राइवेट वैल्यू एंड सोशल वैल्यू। प्राइवेट वैल्यू क्या है? डायरेक्ट वैल्यू टू बायर्स, कि जो भी बायर्स को जितने में वो चीज़ की पड़ रही है, जितनी मॉनेटरी वैल्यू की पड़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट वैल्यू। एक्सटर्नल बेनिफिट, द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बाय स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये जो, अब इसमें दो तरह की चीज़ें थी। देखिए पहले जो हमने देखा था कि सोशल ऑप्टिमल पॉइंट जो था वो आपके मार्केट इक्विलिब्रियम से कम प्रोडक्शन पे था। मतलब ये कि मार्केट जो इक्विलिब्रियम की प्रोडक्शन थी वो 25 के ऊपर थी, लेकिन सोशल ऑप्टिमल पॉइंट जो था वो 20 पे था, राइट? कि मतलब वो कम था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जनाब के मार्केट जो इक्विलिब्रियम पे जो उसका जो क्वांटिटी जो क्लियर होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू ऑप्टिमल क्वांटिटी पे। ये भी हम देखते हैं इसको। एट एनी लोअर क्यू द सोशल वैल्यू ऑफ एडिशनल यूनिट एक्सीड देयर कॉस्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ये इसको एक्सप्लेन किया, अब हम इसको यहाँ पर बताते हैं आपको कि जनाब एक्सटर्नल, ये एक है द मार्केट फॉर फ्लू शॉट्स। तो ये एक फ्लू के लिए जो है क्या कहते हैं कुछ किया जाते हैं चीज़ें। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जनाब एक्सटर्नल बेनिफिट जो है वो $10 के इक्वलेंट है। फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ जो है वो क्रिएट हुई है इस पर। अब इस पर जब सोशल वैल्यू जो है क्या होगी इसकी, जाहिर बात है कि ये डिमांड कर्व जो होगा वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, सॉरी, ये सबसे पहले ये है जनाब सोशल वैल्यू इज इक्वल टू प्राइवेट वैल्यू प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। ये है एक्सटर्नल बेनिफिट जो कि किसका है, ग्रीन कलर से, और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो है, और ये इसका प्राइवेट वैल्यू है। स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट 40 टू दिस पॉइंट डी, ये जो है आपका सारा का सारा क्या है, ये आपकी प्राइवेट वैल्यू है किसी चीज़ को जो है बाय करने के लिए। जबकि इसके अंदर जो है अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ को शामिल कर लें तो फिर इसका एक्सटर्नल बेनिफिट जो है की वजह से ये कर्व बाहर शिफ्ट हो जाएगा, और बाहर शिफ्ट होने की वजह से इसके अंदर जो है जो सोशल वैल्यू इसकी होगी वो प्राइवेट वैल्यू प्लस जो इसका एक्सटर्नल बेनिफिट है, जो कि हमने इससे पहले देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था $10 है, तो 40 में हमने ऐड किया $10, तो इसकी इक्विवेलेंट जो है ये आपका डिमांड कर्व हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि जो सोशल ऑप्टिमल जो है वो इतना है, लेकिन अगर हम मार्केट के लिहाज से देखेंगे, मार्केट में क्या था, सॉरी, ये है जनाब मार्केट वैल्यू, इसकी 20 थी, राइट? मार्केट वैल्यू कितनी है, इसकी 20 है, और सोशल ये अगर आप वैल्यू के ऊपर मार्केट जो क्लियर होगी वो 25 के ऊपर होगी। मीन्स ये कि जनाब प्रोड्यूसर जो होता है वो अगर कहीं पर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं तो क्या करता है, वो कम प्रोड्यूस करता है वो जो आपका ऑप्टिमल जो पॉइंट होता है। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा था कि वहाँ पर जहाँ पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं वहाँ पर प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू सोशली ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, तो यही है इसके ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर ये सेंस पे कम प्रोड्यूस करता है। तो अब ये है कि इसको कैसे इनकरेज करेंगे कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे चीज़ों को, क्योंकि डिमांड और सप्लाई को तो यहाँ बराबर लेकर आना है। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए उनको इंसेंटिव देता है, या उसके लिए क्या करता है, उनको वो सब्सिडाइज जो है किया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, ताकि जो है ये चीज़ इसके ऊपर दोबारा ये जो है वो सप्लाई जो इस प्राइस के ऊपर सिर्फ इतनी करने को तैयार है, तो अब उसकी सप्लाई यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, और इस सब्सिडी की वजह से ये दोबारा जो है इस पॉइंट को ये मीट कर लेगा। क्योंकि हमने यही कहा था कि जनाब के प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, कि अगर आपने जो है सप्लाई बढ़ानी है तो आपको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, जैसी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़, इसको हम थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर जाएंगे कि इफ़ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज मार्केट प्रोड्यूसेस अ लार्जर क्वांटिटी देन सोशली डिज़ायरेबल, यही एक बताया गया था आपको।
इसी तरह से अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है तो मार्केट प्रोड्यूस है लोअर क्वांटिटी, स्मॉलर क्वांटिटी देन सोशली डिजायरेबल। ठीक है, द रेमेडी ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? इंटरनलाइज दी एक्सटर्नैलिटीज। किस तरह से? टैक्स गुड्स विद नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज और सब्सिडाइज गुड विद पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। मतलब ये एक सिंपल सा जो है क्या कहते हैं, अभी तक जो है हमने चीज़ों को यहीं से पढ़ा इसको। अच्छा, अब आ जाते हैं पब्लिक पॉलिसी टूवर्ड एक्सटर्नैलिटीज। कि पब्लिक पॉलिसीज का मतलब यही होता है कि दो तरह की पॉलिसी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी या लोग खुद जो है एट देयर ओन जो है वो हो सकता है बार्गेन करके डिसाइड करके जो है वो एक्सटर्नैलिटीज को क्लियर जो है वो कर सकें। ठीक है, टू अप्रोचेस, कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसी, और दूसरी होती है, एक मिनट में इसको, मार्केट बेस्ड पॉलिसीज। कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज क्या होती है? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और एक रेगुलेशन जो है वो इम्पोज कर देती है कि नहीं जनाब यही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट, लिमिट एंड क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन इमिटेड। कि जनाब उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ मीटर्स लगा दिए जो आपका जो स्मोक को जो है वो निकाल रहे होते हैं, या फिर ड्रेन के ऊपर जो है वो जो एक पोल्यूटेड वाटर जो है वो डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। तो वो उसमें एक कमांड कंट्रोल के नहीं जनाब कि ये जो आपका पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, एक तो ये है कि जनाब जो गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया हुआ है जो स्ट्रीम है या जो नाला है कि जनाब इसी में ही जाएगा, और हर जगह जो है उन्होंने मीटर्स लगा दिए कि जनाब कि इसकी जो क्वांटिटी एक पोल्यूशन एक पोल्यूटेड मटेरियल की जो क्वांटिटी होगी, जो वेस्ट होगा, ये इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये बाकायदा तौर पर एक इम्पोज कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड कमांड एंड कंट्रोल। कि जनाब इसके अंदर किसी को इंसेंटिव नहीं दिया गया है, किसी को कुछ नहीं किया गया है, बल्कि एक पॉलिसी है जो कि इम्पोज कर दी गई है कि नहीं जनाब ये आपको करना ही करना है। सही है ना? जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि पेंडेमिक के अंदर दो तरह की पॉलिसी थी। लॉकडाउन, आपको घर में रहना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे भूखे मरो, चाहे कुछ भी हो, रहना घर पर है। दूसरी पॉलिसी क्या होती है कि नहीं जनाब अगर आप घर पे रहेंगे तो हम आपको सब चीज़ें पहुंचाते रहेंगे, आप आराम से बैठे रहें वहाँ पर। ठीक है, अगर नहीं पहुंचाएंगे तो जाहिर बात है लोग बाहर निकलेंगे उसके ऊपर। तो एक जो है ये कमांड एंड कंट्रोल हो गया, और दूसरी तरफ जो हो गया वो मार्केट बेस्ड पॉलिसी होगी। लोग बाहर क्यों निकलते हैं? जाहिर बात है कमाने के लिए निकलते, तो उनको पहले ही सब कुछ वहाँ पर दे दिया गया ताकि लोग जो है वो निकले ही नहीं। तो ये कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसी है। पाकिस्तान के अंदर भी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज, जो कि फेडरल लेवल के ऊपर भी है और इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर भी मौजूद है। क्योंकि अच्छा जी, रिक्वायरमेंट दैट फर्म्स अडॉप्ट अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस एमिशन। या फिर ये जनाब के रिक्वायरमेंट क्या है कि नहीं जनाब आपने एक चीज़ करनी है, वो क्या करना है आपको? ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। किस तरह से ट्रीटमेंट प्लांट? कि जनाब कि ये जितना भी जो आपका वेस्ट निकल रहा है, गंदा पानी, ये नाले के ज़रिए ना दरिया में जाएगा ना समुद्र में जाएगा। आप इसको पूरे पानी को साफ़ करें, और फिर इसको जो है फिर जो एक जो है सॉलिड वेस्ट निकलता है, इसको प्रॉपर जो है कहीं पर डंप करें, या इसको ज़ाया इस तरह से करें कि ये मज़ीद पोल्यूटेड ना हो। यही होगी ना चीज़ें। एक तो ये कि पहले लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा स्मोक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना आपकी जो है ये फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। ये इजाज़त ही नहीं है, अगर आप इससे ज़्यादा लगाएंगे तो काम ही नहीं कर सकते। फिर दूसरा ये कि ट्रीटमेंट आप करें उसका, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो भी आपकी फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा ये होता है कि मार्केट बेस्ड पॉलिसी की जनाब कि वो इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं। इंसेंटिव ये है कि नहीं जनाब आपके जितना ज़्यादा एमिशन हो रहा होगा उतना ज़्यादा टैक्स होगा। मिसाल के तौर पर 100 से ज़्यादा होगा, जितना बढ़ता चला जाएगा हम उतना ही ज़्यादा टैक्स करते चले जाएंगे, और उससे जो नीचे होगा इसको कह दिया जाएगा नहीं जनाब कि ये टॉलरेबल या जो है क्या कहते हैं लिमिट है, इस लिमिट से नीचे रहना चाहिए, इससे नहीं। लेकिन अगर आप इससे नीचे रखेंगे तो भी हम आपको सब्सिडाइज करेंगे। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ होती है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक मिनट होल्ड कीजिए जी। तो ये जो है ना एक बहुत ही टची सब्जेक्ट हो गया पूरी दुनिया के अंदर इन्वायरमेंट के हवाले से, और लोग बहुत ज़्यादा जो इसके लिए मुजाहरे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि जनाब कि ये सोशल जस्टिस की बात हो रही है। सोशल जस्टिस की जब बात होगी तो ज़ाहिर बात है सोशल जस्टिस के अंदर ये इन्वायरमेंट का भी आ जाता है। क्लाइमेट, सेव आवर इन्वायरमेंट, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज। और पाकिस्तान के अंदर भी जो है बाकायदा उस मिनिस्ट्री का नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने। पहले सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या इन्वायरमेंट होता था इसका, लेकिन अब इसको क्लाइमेट चेंज का नाम भी जो है साथ साथ इन्होंने दे दिया, क्योंकि इन्वायरमेंट के हवाले से दुनिया भर में इतने ज़्यादा काम हो रहा है
कि बहुत सारे जो है कन्वेंशंस जो हैं वो गवर्नमेंट को साइन करने पड़े हैं, पूरी दुनिया में लोगों को साइन करने पड़े हैं कि आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम करना है, उनकी रिपोर्टिंग जो है प्रॉपर तरीके से करनी है, और प्लस ये है कि आपको उसको डैमेज होने से जो है वो बचाना है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम हो, CO2 इमिशन कम से कम होना चाहिए, सल्फर इमिशन कम से कम होना चाहिए, जिसके अंदर कुछ है रिक्वायरमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल गाड़ियों के अंदर जो है ये चीज़ें आ रही होती हैं कि यूरो 1 कंप्लाइंट, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4। तो ये इस तरह से मतलब ये है कि असल में जो जो कंप्लाइंट है, यूरो कंप्लाइंट मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। यूरो कंप्लाइंट का मतलब ये है कि ये जो इसमें से सल्फर जो है वो बहुत कम इमिट होगा, ये जो इमिशन ऑफ जो सल्फर है वो बहुत कम होगा, इसलिए कि सल्फर जैसी वो उसको जो है वो इमिट करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर मोनोऑक्साइड वगैरह जो है वो गैसेस बन रही होती हैं, जो कि जहरीली गैस होती हैं, और ये आपके इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही होती हैं। इसके हवाले से मतलब ये कि कई इस तरह की चीज़ें हैं जो NGOs वगैरह इसके ऊपर काम कर रही हैं, और इसमें डिफरेंट जो है वो मॉडल्स मौजूद हैं। इसमें एक सबसे पहला जो मॉडल है, जो कि ज़ाहिर बात है आजकल दुनिया भर में ज़ाहिर बात है हर जगह कौन लोग हैं, लिबरल्स हैं और इन्हीं की हुकूमत है, और दूसरी तरफ जो है वो एक मार्क्सिस्ट है, ये इनकी जो है क्या कहते हैं एक अप्रोच जो है वो शामिल है। और मार्क्सिस्ट जो हैं या जो कम्युनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब, ये इन्वायरमेंट जो होगा किस तरह से कंट्रोल होगा, इन्वायरमेंट कंट्रोल होने का तरीक़ा एक ही है, और ये है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे आएगी, वो जो है प्रेशर ग्रुप के थ्रू आएगी कि जनाब की सोसाइटी, सिविल सोसाइटीज़ वगैरह ऐसा प्रेशर क्रिएट करें कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज़ के ऊपर, कि जनाब कि वो इन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें और लोगों को जो है ये इसका पाबंद करें कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है सिर्फ इस्तेमाल करें ये टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ ना करें, और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन लगाया जाए, या एक बिल्कुल लो लेवल एक्सेप्टेबल लेवल जो है वो रखा जाए, ये जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। और ये इसी तरह से मुमकिन है कि जनाब के लोग खुद उठें और अब गवर्नमेंट को मजबूर करें, और जब गवर्नमेंट एक कोई एक्शन लेती है तो ज़ाहिर बात है कि फिर वो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये काम करने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है लिबरल अप्रोच है, जो आजकल हमारे यहाँ दुनिया में जो है, जो लिबरल लोग हैं या जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी का जो अप्रोच है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। वो कहते हैं कि भाई ये जो सबसे ज़्यादा ये एनवायरनमेंट का कोई मसला है ही नहीं। ये जिस तरह से डिमांड सप्लाई के थ्रू और इंडिविजुअल हैंड के थ्रू दुनिया में हर चीज़ जो है इकॉनमी बिल आखिर राइट ट्रैक पे आ जाती है, तो ये चीज़ भी राइट ट्रैक पे आ जाएगा। उसकी वजह ये बताते हैं कि नहीं जनाब, इसकी वजह ये नहीं है कि जो है ये चीज़ें जो मार्केट जो ये एनवायरनमेंट जो डैमेज हो रहा है कि लोग जो है सस्ती टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बल्कि इसकी असल वजह क्या है कि हम जो चीज़ बर्बाद कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, ये फ्रीली अवेलेबल है। अगर ये फ्रीली अवेलेबल ना हो, इसको कमोडिटाइज़ कर दिया जाए, तो ये जो है बड़े आराम से ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल वो ये देते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर ये है, तो फिर इस तरह से जो है करने से वो नेचुरल रिसोर्सेज़ ज़ाया नहीं होंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल वो इस तरह से देते हैं कि हमने पानी को बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया, दरियाओं के अंदर भेजा, इसलिए कि समुंदर हर मुल्क के किनारे तो नहीं है। दरियाओं को हमने बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया, जिसकी वजह से लोग बीमार होने लगे, तो फिर लोगों ने क्या किया, फिर लोग कैन्ड वाटर जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने, कि जनाब एक पानी की फैक्ट्री लगती है जो पानी को जो है रिफ़ाइन करती है और वो फिर बेचती है, तो फिर वो पानी लोग ख़रीदते हैं और वो पीते हैं। सही है? तो क्या हुआ, इसके ऊपर कमोडिटाइज़ हो गया। अब जब ये इस तरह की सूरत हाल हो गई, जब फ्रीली अवेलेबल था पानी, तो लोग जो है ज़ाया भी बहुत करते थे और धड़ाधड़ जो है हर काम में कर रहे होते थे। लेकिन जब उसकी कीमत मुकर्रर कर दी गई, तो अब लोग जो है क्या कहते हैं उसको एहतियात से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि जनाब ये पेट्रोल जो है क्या कहते हैं आप इसका एमिशन जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज कर रहा है, तो पेट्रोल के इस्तेमाल को कम से कम कर दें, उसको बहुत ज़्यादा टैक्स करें आप, उसको भी कमोडिटाइज़ कर दें। इसी तरह से हवा को अगर आपको अपने ये साफ़ रखना है, कुछ और करना है, तो उन सबको जो है वो कमोडिटाइज़ कर दें, और ये कमोडिटाइज़ेशन जो है एनवायरनमेंट की, ये एक ग्रेजुअली होती चली जाएगी, और इसकी वजह से जो है क्या कहते हैं आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक दिन जो है वो हो जाएँगे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन सिविल सोसाइटीज़ बहरहाल इस बात को मानने को तैयार नहीं होती, एनजीओज़ को नहीं है सब कुछ खुद हो जाएगा। सब कुछ हो जाने के लिए जो कॉस्ट जो पे करनी पड़ रही है, वो बिल आखिर किसको पे करनी पड़ रही है? कंज़्यूमर को ही पे करनी पड़ रही है।
क्लीन वाटर के लिए भी, क्लीन इन्वायरमेंट के लिए भी, और पोल्यूशन या नॉइस फ्री इन्वायरमेंट के लिए भी। तो बहरहाल ये फिर मार्केट बेस्ड पॉलिसी जो है वो लिबरल्स को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। और क्योंकि हम जो है ये जो पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकॉनमी को पढ़ रहे हैं। मनकीफ की जो बुक है, ज़ाहिर बात है कि ये भी क्या है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी पे भी सारी की सारी बेस कर रही है। तो आप देखेंगे जब बुक पढ़ेंगे उसके अंदर, तो उसमें यही लिखा हुआ होगा उसके अंदर कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़ को ही जो है फेवर करते हैं, या वो उसी को ही प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कमांड एंड कंट्रोल लोग कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो कामयाब नहीं हो सकती, इसका जो सक्सेसफुलनेस जो है उसका रेट कम होगा एज़ कम्पेयर टू मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़। चलें, बहरहाल ये एक एक चीज़ थी। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट। सबसे पहले क्या है, करेक्टिव टैक्स लगाया जाए या सब्सिडी दी जाए, राइट। Corrective tax क्या है? A tax designated to induce private decision maker to take account of the social cost that arise from a negative externalities। के टैक्स जो है करेक्टिव टैक्स लगा जी उसके ऊपर दिया जाए। अब ये टैक्सेस किस तरह से लगाए जाएंगे वो हम उसको जो है इस पे देख रहे होंगे। ये एक है ऑल्सो कॉल्ड पिगोवियन टैक्स आफ्टर, ये एक था इकोनॉमिस्ट था पीगो जो कहलाता था, उसका नाम था। तो ये उसने जो है एक करेक्टिव टैक्स का जो है सबसे पहले एक दिया था। तो इस वजह से उसको पिगोवियन टैक्स ही कहा जाता है। और वो क्या होगा कि करेक्टिव टैक्स क्या होगा कि इतना टैक्स लगाया जाए जो कि उसका जो एक्सटर्नैलिटीज नेगेटिव क्रिएट हुई हैं, जितना हार्म कर रहा है उसको कैलकुलेट करके उसी के ही बराबर उसको टैक्स किया जाए। अच्छा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ में क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर हैं वो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं सोशल एक्सेप्टेबल या सोशली डिज़ायर लेवल से, तो उसके लिए क्या किया जाए, उनको एक्सटर्नल बेनिफिट दिया जाए, सब्सिडी दी जाए। और कितनी सब्सिडी दी जाए, जो कि बिल्कुल जो है क्या कहते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट जो है उसके इक्वलेंट हो। तो टैक्स किया जाए नेगेटिव एक्सटर्नल कॉस्ट के उस पर, और सब्सिडी दी जाए एक्सटर्नल बेनिफिट के इक्वलेंट। अच्छा जी, ये फिर उसके ऊपर कुछ एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। इसमें जो है पॉलिसी ये है, एक्मी यूएस इलेक्ट्रिकल एंड कोल बर्निंग पावर प्लांट्स ईच एमिट्स 40 टन्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पर मंथ, ठीक है ना। और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, एसिड रेन जो है वो होती है, जिसकी वजह से ये हेल्थ इश्यूज जो है वो हो सकते हैं। तो फिर उस पर उन्होंने क्या कहा कि पॉलिसी गोल क्या करना है इसका कि जनाब SO2 कम करने के लिए जो इसके ऊपर 25% तक जो है वो एमिशन इसको लेकर आना है। पॉलिसी ऑप्शन उसके पास क्या है, रेगुलेशन रिक्वायर ईच प्लांट टू कट एमिशन बाय 25%। सबसे पहले तो ये कि जनाब की ये एक रेगुलेट कर दिया। करेक्टिव टैक्स क्या है, मेक ईच प्लांट पे अ टैक्स ऑन ईच टन ऑफ SO2 एमिशन, सेट अ टैक्स एट अ लेवल दैट अचीव द गोल। ठीक है, यही हो गया उसके ऊपर, या तो उसको टैक्स कर दिया जाए, या फिर उनको ये पहली रेगुलेशन क्या है, कमांड एंड कंट्रोल वाला ये मेजर है। दूसरा क्या है, ये एक टैक्सेशन वाला मेजर है कि जनाब उसको टैक्स कर दिया जाए ताकि उसके लिए वो इंसेंटिव ना रहे, और उसके लिए ज़्यादा इंसेंटिव क्या हो कि वो टैक्स को अवॉइड करे, और टैक्स अवॉइडेंस के लिए की वजह को करने के लिए वो SO2 के एमिशन को कम करने की कोशिश करेगा। चलिए ये एक थोड़ा सा ये डायरेक्ट जो है उसके ऊपर आ जाता हूँ। सोशल एफिशिएंट आउटकम एक्ट में रिड्यूस एमिशन मोर देन US इलेक्ट्रिक। अच्छा, अंडर रेगुलेशन फर्म्स हैव नो इंसेंटिव टू रिड्यूस एमिशन। हाँ, रेगुलेशन अगर हम करेंगे कमांड एंड कंट्रोल के अंदर क्या है कि जनाब उसको कोई इंसेंटिव नहीं है उनके ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज करने की, ये आपको तो करना ही करना है, ठीक है। और टैक्स की वजह से क्या होगा, ये एक असल में एक इंसेंटिव है ये कि जनाब जो इमिट नहीं कर रहा है वहाँ पे तो ज़बरदस्त आपको करना ही करना। पहले तो कमांड कंट्रोल में क्या कहा कि नहीं आप कम करें, ये आपके ऊपर लाजिमी ये करना पड़ेगा आपको, कोई ना इसका बेनिफिट दिया जाएगा ना कुछ किया जाएगा। दूसरी तरफ क्या किया गया, टैक्स कर दिया गया कि जनाब ये सिर्फ जो 25% से ऊपर वाली चीज़ होगी सिर्फ उसको टैक्स किया जा रहा है। अगर आप इसको कम कर देंगे तो ज़ाहिर बात है आप टैक्स नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनको एक थोड़ा सा फ़ायदा जो है वो दिया गया। लेकिन ज़ाहिर है कि जो एक प्रोड्यूसर होता है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देख रहा होता है कि जनाब कि ये टैक्स को तो मैं
बचा रहा हूँ, लेकिन इस टैक्स को बचाने के लिए मेरी अपनी कॉस्ट भी आ रही है उसके ऊपर, वो कितनी आ रही है। ठीक है, अगर वो कहता है नहीं जनाब इसको ट्रीट करने के लिए वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा है और टैक्स का फ़ायदा मुझे कम मिल रहा है, तो शायद फिर वो ना जाए उसके ऊपर, वो टैक्स देने को मतलब तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं इतना लगा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना मेरी मर्जी है मैं इमिट करूँगा SO2, लेकिन उसका मैं टैक्स अदा कर दूंगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लीनर टेक्नोलॉजी बिकम्स अवेलेबल इफ टैक्स गिव्स फर्म्स एन इंसेंटिव टू अडॉप्ट। अगर ये टैक्स इंसेंटिव को अडॉप्ट करेंगे कि नहीं जनाब टैक्स बताना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये भी एक चीज़ हो सकता है कि टेक्नोलॉजी जो क्लीनर टेक्नोलॉजी है फिर वो उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे ऊपर वो टैक्स ना लगे। तो इस तरह से जो है, क्योंकि जाहिर है कि अपना जो है प्रोडक्शन मेथड या टेक्नोलॉजी को उनको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अदर टैक्स डिस्टॉर्ट इंसेंटिव एंड मूव इकोनॉमी अवे फ्रॉम द सोशल ऑप्टिमल। तो ये यही है, बाकी और भी एग्जांपल दी हुई हैं, ये मेरा ख्याल है कि इसको हम आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा इसको। ट्रेडेबल पोल्यूशन लिमिट्स, ये फिर उन्होंने थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि जनाब के रिड्यूस एमिशन 25% टू 60 टन पर मंथ। ठीक है सर जी। सर जैसे अगर स्मोकिंग पे लग्जरी टैक्स लगाएं, हम्म। तो क्योंकि वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, तो लग्जरी टैक्स आपका करेक्टिव टैक्स में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्टिव टैक्स में ही आएगा, क्योंकि देखें एक चीज़, एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि जनाब की कोई भी जो सिगरेट होगी वो, फॉर एग्जाम्पल ने कह दिया कि जनाब के मिनिमम जो उसकी प्राइस होगी वो, जैसे अभी जो उन्होंने रखी हुई 7 रुपीज़ रखी हुई है, इससे नीचे नहीं जा सकती, इतना टैक्स तो लगना ही लगना है। फिर बाकी उसके लिहाज से ये है कि वो मज़ीद जो है उसको टैक्स जो है वो किया जा रहा होता है उसको। ठीक है, तो है ये इसी तरह से कि करेक्टिव मेजर ही है ये, कि ताकि लोग जो है वो डिस्करेज हो और लोग उसको यूज़ ना करें उसको। ठीक है, वैसे यह है कि टोबैको कुछ इलाकों में तो बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है, लेकिन इसको कम्प्लीटली बैन जो है वो नहीं किया गया है। उसके बहुत ही मामूली से एक दो थोड़े से लोगों को कुछ फ़ायदे भी अ, होते हैं थोड़े से टोबैको के, टोबैको का थोड़ा सा और भी यूज़ है, इस वजह से टोबैको को 100% जो है उसके ऊपर वो नहीं किया गया है, उन्होंने उसको बैन नहीं किया है। ठीक है, अच्छा फिर एक और इसमें इन्होंने एग्जाम्पल जो है वो दी हुई है, एंड व्हाट इज़ दैट एग्जाम्पल के रिकॉल कि 80 टन जो है ये इसमें एक्मी जो है वो 40 टन इमिट कर रही है, और जो दूसरी फर्म है US इलेक्ट्रिक वो 80 टन कर रही है। तो टोटल मिला के जो है ये 120, इसका मतलब है कि ये एमिट जो है वो कर रहे हैं, और इन सबको जो है 25 जो है वो रिड्यूस करना है। तो अब कॉस्ट मुख्तलिफ का जो है वो डिफरेंट है कि जनाब रिड्यूस एमिशन 25% टू 60 टन पर मंथ, इससे जो है वो 60 टन पर मंथ होना चाहिए, इससे जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसमें देख लें कि जो US इलेक्ट्रिक है वो 80 टन कर रहा है, तो उसको तो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा देनी पड़ रही है, लेकिन जो एक्मी है वो जो है उसको नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए कि उसका जो है 40 है सिर्फ। आ रही बात समझ में? एक को 20 पे देना पड़ेगा, किसको? जो सेकंड है US इलेक्ट्रिक, लेकिन एक्मी को वो जो है टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि वो 40 एमिट कर रहा है। तो फिर ये लोग जो ना बार्गेन करते हैं इस तरह से। बार्गेन किस तरह से करेंगे कि जनाब हम इस तरह से करते हैं कि वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि देखें जनाब आपने 60 टन और 60 टन का कहा, तो हमारे यहाँ ये दो फर्म्स हैं, 60-60 मिला के 120 हो जाते हैं। तो आप ऐसा करें कि नहीं जनाब आप 120 को रखें टोटल, इसलिए कि आपके लिए तो दोनों बराबर है। तो वो उस पर राज़ी हो जाते हैं। तो फिर कहा यह जाता है कि जनाब अब देख लें दोनों तरफ बराबर हो गई है, एक कम कर रहा था एक ज़्यादा कर रहा था, तो वो समझे अपने राइट जो है ना वो एक्मी वाला अपना जो है इसका एमिशन का राइट किसको दे देता है? US इलेक्ट्रिक को दे देता है। तो फिर वो जो 80 जो 20 टन जो वो ज़्यादा इमिट कर रहा था और उसके ऊपर जो है वो $200 पर टन जो है US इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है वो टैक्स था, तो वो उसने क्या किया,
वो किसको पे कर दिया, वो पे कर दिया किसको, ये एक्मी को पे कर दिया उसने बजाय किसी और को पे करने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह के जो है क्या कहते हैं कुछ करेक्टिव मेजर्स होते हैं। ट्रेडेबल पोल्यूशन लिमिट, इसको थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा देता हूँ इसलिए कि टाइम थोड़ा सा रह गया, मैं इसको बहुत तेज़ी से ज़रा करना चाह रहा हूँ। ये सारी एग्जाम्पल हैं तो इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसका जो है आपको सिर्फ एक अ, होना चाहिए कि ये 1 मिनट। अच्छा जी, अब इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द पोल्यूशन के ऊपर कि सम पॉलिटिशियन मे एनवायरनमेंट आर्ग्यू दैट नो वन शुड बी एबल टू बाय द राइट टू पोल्यूट, ठीक है ना। अब जैसे मैंने उस एग्जांपल में कहा था कि आपको कि वो एक दो अमेरिकन कंपनीज हैं कि जो कि एक ट्रेडेबल लिमिट से ज़्यादा कर रही है और एक ट्रेडेबल लिमिट से कम कर रही है। तो फिर उस पर इन्होंने ये कहा है इसमें कि जनाब ये किसी को राइट क्यों दिया जाता है इस तरह से कि नहीं जनाब कि आप इतना पोल्यूट तो कर लें, इससे ज़्यादा ना करें, मतलब इतना भी क्यों करें। इसलिए कि ये जो चीज़ भी दी गई है जो हमें एक कुदरत ने दी है, चाहे वो फ्री हो चाहे जैसी भी हो, लेकिन ये कि ये किसी को राइट हासिल नहीं होना चाहिए कि वो जनाब लोगों को पोल्यूट करे। लेकिन जाहिर है कि एक हर किसी एक्सटर्नैलिटीज़ तो क्रिएट होती हैं, तो ये कंपनसेट जो है क्या कहते हैं इसको बहरहाल करना चाहिए। तो मैंने बताया उसके ऊपर जैसे कि एनजीओ और दूसरी चीज़ें होती हैं, ये सारे के सारे लोग जो इसी के लिए काम कर रहे होते हैं। प्राइवेट सोल्यूशन टू द एक्सटर्नैलिटीज़, अब मैं बता दूं आपको कि प्राइवेट सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकती है। ठीक, प्राइवेट सोल्यूशन जो है